हेलो स्टूडेंट, आज 29 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है रजिस्ट्रेशन इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स जीएसटी। ठीक है, क्योंकि अब वन नेशन वन टैक्स में हमारा एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रहता है, वो है जीएसटी। एंड इसमें हमारा सब्जेक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पढ़ रहे थे। अब हमने उसके 8 प्रोसेस पढ़ लिए हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड भी सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं। आगे हमारा है टॉपिक अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट कैसे करना है, सेक्शन 28 यहाँ पे लागू होता है। तो इन केस देयर इज एनी चेंज इन पर्टिकुलर्स furnished in the application for registration, the registered taxable person will have to submit an application electronically along with required documents relating to such change at the common portal। तो कहता है कि भाई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करने के बाद, ठीक है, अगर जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, ठीक है, अब उसको अपने पर्टिकुलर्स जो कि उसने वहाँ पे फर्निश करवाए डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, यानी कि उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करवाना है या रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है या डॉक्यूमेंट चेंज हो गए हैं, ठीक है, किसी भी कारण से कोई भी चेंज अगर उसको करवाना है तो आपने इस रजिस्ट्रेशन में अमेंड करवा सकता है, यानी कि उसमें चेंजेस करवा सकता है। कॉमन पोर्टल पे वो जाएगा और चेंजेस कर देगा। तो फॉलोइंग इज द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। तो देखो बेटा, ये है इसका प्रोसीजर। फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 11, यानी कि जो जीएसटी का फॉर्म नंबर 11 है वो अमेंडमेंट के लिए यूज होता है। तो उस फॉर्म को मस्ट बी फिल्ड ऑनलाइन थ्रू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर डैशबोर्ड। ठीक है, तो वो ऑनलाइन उस फॉर्म को फिल करेगा जो रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल मेड एन एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट विद इन 15 days ऑफ सच चेंजेस। तो इन चेंजेस के 15 दिन के अंदर वो अपने रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन देगा। चेंजेस रिलेटेड टू नेम ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, कर्ता, मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इक्विवेलेंट responsible for day-to-day affairs of the business which does not warrant cancellation of registration is treated as change in core field which must be approved by the proper officer after due verification। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जो ये चेंज हो सकता है, ये जो अमेंडमेंट हो सकता है रजिस्ट्रेशन में या डॉक्यूमेंट्स में, वो ये हो सकता है कि अगर आप किसी को अपने बिजनेस का नेम ही चेंज करवाना है, उसका जो प्रिंसिपल प्लेस है यानी कि प्रॉपर प्लेस है, उसका हेड ऑफिस है, उसका एड्रेस चेंज करवाना है, या पार्टनर्स या डायरेक्टर्स की डिटेल्स चेंज करवानी है, अगर एचयूएफ है तो उसका कर्ता, मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ये सारे के सारे अगर इनको चेंज करना है तो यही कोर फील्ड्स माने जाते हैं जिनमें कि चेंजेस करवाने हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर उसमें ड्यू वेरिफिकेशन यानी कि प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही उसको चेंज करेगा। फिर है अगला पॉइंट, सच अमेंडमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट वारंटिंग अमेंडमेंट इन केस द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट हैज बीन सबमिटेड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। तो कहता है ये जो अमेंडमेंट, जिस अमेंडमेंट के लिए उसने एप्लीकेशन दी है और प्रॉपर ऑफिसर ने वो अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये अमेंडमेंट कब से, किस डेट से ये इफेक्ट में मानी जाएगी, जिस डेट से वो अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट का अकरेंस हुआ है। इन केस द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट हैज बीन सबमिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। वो कह रहा है कि ये जो अमेंडमेंट कब से माना जाएगा, जिस डेट से उस इवेंट का अकरेंस हो चुका है, मतलब कि जिस डेट से एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा चुकी है। फॉर नॉन कोर फील्ड्स, ये जो ऊपर हमने थर्ड पॉइंट में पढ़े थे, ये सारे कोर फील्ड्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। ठीक है, इनके लिए जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है उसकी अप्रूवल लेनी जरूरी थी, लेकिन इनके अलावा जो भी नॉन कोर फील्ड्स हैं चेंजेस के, उनके लिए प्रॉपर ऑफिसर की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है।
फिर है टैक्स पेयर कैन अपडेट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू नॉन कोर फील्ड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड कैन जनरेट अमेंडेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर देयर रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो कह रहा है कि जो टैक्स पेयर है वो इन नॉन कोर फील्ड से चेंजेस की इंफॉर्मेशन जो है अप टू डेट कर देगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, और अमेंडेड सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रेशन, अमेंडेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को वो जो है जनरेट करवाएगा। नो फीस इज पेएबल फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का जो एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं उसके लिए कोई भी फीस पेएबल नहीं है। ठीक है, अब बेटा हमारा अगला टॉपिक आता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29। ठीक है, अच्छा इससे पहले ये देखो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट अगर हमने करवाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्ड, यानी कि सबसे पहले ये हमारे दो टाइप के होंगे। अगर हमारे कोर चेंजेस हैं, कोर फील्ड ऑफ चेंजेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि नेम चेंज करवाना है बिजनेस का, प्रिंसिपल प्लेस चेंज करवाना है बिजनेस का, पार्टनर डायरेक्टर्स के नए पार्टनर आ रहे हैं, पुराने पार्टनर जा रहे हैं या डायरेक्टर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है। या फिर पार्टनर्स या डायरेक्टर्स जो जा रहे हैं उनका नाम डिलीट करना है। तो इन सब के लिए जो है प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लेनी जरूरी है। लेकिन कुछ हमारे नॉन कोर फील्ड्स होते हैं चेंजेस के, यानी कि जो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट पढ़े, इनके अलावा जो भी हमारे आएंगे वो नॉन कोर फील्ड होंगे। तो इनके लिए प्रॉपर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है एनी केस अदर देन परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड, टाइम लिमिट अमेंडेड सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड ऑन सेम डे। ठीक है, तो ये जो नॉन कोर फील्ड्स हैं, जिस दिन इनका अमेंडमेंट कर दिया गया है उसी दिन सेम डे इनका अमेंडेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे कोर फील्ड हैं चेंजेस के, इसमें क्या है, टाइम लिमिट्स हैं बेटा। देखो टाइम लिमिट दो टाइप की होगी। इफ अमेंडमेंट इज अप्रूव्ड सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज। अगर अमेंडमेंट को वो जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने अगर अप्रूव कर दिया है तो सर्टिफिकेट जो है 15 डेज में मिल जाएगा। और अगर अमेंडमेंट को अप्रूव नहीं हुआ है, अप्रूवल नहीं मिला है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन। ठीक है, तो सुनवाई की जाएगी उसकी, मतलब कि जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29। ठीक है, अभी हमने जो अभी सेक्शन 28 में पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अगर अमेंडमेंट करवाना है तो उसमें क्या रूल्स होंगे। ठीक है, अब है हमारा उस पूरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ही कैंसिल करवाना है। तो सेक्शन 29 ये प्रोवाइड करता है दैट एन ऑफिसर अंडर जीएसटी कैन ईदर ऑन हिज ओन अकॉर्ड और एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड taxable person or by legal heirs of the registered person in case of death of such person can cancel GST registration। तो कहता है कोई भी ऑफिसर या तो वो अपनी इच्छा से, मतलब जहाँ पे उसको प्रॉपर लगता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल होना चाहिए तो उसको कैंसिल कर सकता है। या फिर अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर्स या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है वो एक एप्लीकेशन देगा और प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, टू कैंसिल अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल। ठीक है, इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 या फिर फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 24 फॉर कैंसिलेशन इन माइग्रेशन केसेस। ठीक है, अगर माइग्रेशन का केस है और उस केस के लिए रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना है तो फॉर्म नंबर 24 यूज होगा। और अगर माइग्रेशन वाला केस नहीं है तो सिंपली रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 16 यूज होगा, उसमें एक एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी। ठीक है, प्रायर टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द ऑफिसर वुड इश्यू अ नोटिस टू सच पर्सन whose GST registration is liable to be cancelled requiring show cause within 7 working days from the date of service of such notice as to why the GST registration should not be cancelled। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई कैंसिलेशन से पहले ही फॉर्म नंबर 16 में जो एप्लीकेंट है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा और प्रॉपर ऑफिसर उसको एक नोटिस भेजेगा। ठीक है,
भाई कारण बताओ कि आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल कराना चाहते हैं, और 7 वर्किंग डेज में ये आंसर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में भी कैंसिल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कारण देखो, द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, अगर बिजनेस बंद हो गया हो तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट आएगा, द बिजनेस हैज बीन ट्रांसफर्ड फुली अमालगमेटेड डिमर्ज और अदरवाइज डिस्पोज्ड, या फिर बिजनेस जो है हमारा अमालगमेशन के कारण ट्रांसफर हो रहा है, या डिमर्ज हो चुका है, या और कोई किसी कारण से वो डिस्पोज ऑफ हो गया है। फिर है थर्ड पॉइंट, देयर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज चेंज टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर उस बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई चेंजेस आ गया हो, मतलब कि जो उसका मेमोरेंडम है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, अगर उसमें चेंजेस आ गया है। एग्जाम्पल से दिया है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चेंज हो रही है तो उसको अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम से एक नए रजिस्ट्रेशन के लिए उसको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फोर्थ हमारा रीजन है, द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, फॉर एग्जाम्पल लेटर लॉज में इंक्रीज थ्रेशोल्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज अबव द टैक्स पेयर्स टर्नओवर। ठीक है, अगर आप कहता है अगर कोई ऐसा रीजन यहाँ पे दिख रहा है कि जो टैक्सेबल पर्सन जो पहले रजिस्टर्ड था उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं रह गई है, नहीं हो पाई है। ठीक है, मतलब कि जो बाद की जो लॉज हैं, ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन होने के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बढ़ा दी है, और जो टैक्स पेयर है उसका टर्नओवर उतना नहीं है, तो अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको कैंसिल करवा देगा। फिर है फिफ्थ पॉइंट, द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंट प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। अगर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ने जीएसटी के किसी भी कुछ प्रोविजंस को, कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया है, उनको तोड़ दिया है, कॉन्ट्रावेंट का मतलब उन रूल्स को उनकी पालना ना करना, ठीक है, वायलेट कर देना, इसलिए अभी जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है वो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है। ठीक है, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 3 consecutive क्वार्टर्स। और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन ने या जिस टैक्स पेयर ने कंपोजिशन लेवी स्कीम ऑप्ट की थी और उसने क्या किया है, पिछले 3 क्वार्टर के यानी कि 9 महीने से उसने कॉन्जिक्यूटिव अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। फिर है एनी टैक्सेबल पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months। तो उसके बाद वो कह रहा है कि एक कारण और हो सकता है कैंसिलेशन का, कि अगर किसी टैक्सेबल पर्सन ने 6 महीने से लगातार, ठीक है, पर मंथ इनकी रिटर्न भरी जानी थी, उसने 6 महीने से लगातार या कॉन्टिन्यूसली उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है। फिर है एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड हैज नॉट कमेंस्ड बिजनेस विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक कारण और भी हो सकता है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का, कि किसी पर्सन ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, लेकिन वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के 6 महीने तक भी उसने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर है एनी रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगर कोई रजिस्ट्रेशन किसी पर्सन ने फ्रॉड से करवाया है, यानी कि फ्रॉड करके वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया है, तो उसके सर्टिफिकेट को वो कैंसिल कर देगा। मेरी बात समझिए। तो यहाँ पे जो है बेटा कि हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन तैयार करना है, उसमें उसका जो प्रोसेस है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो एक स्टेप वो आ जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे दे दोगे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में, अगर उसके केस में रजिस्ट्रेशन करनी है तो कैसे अप्लाई करेगा, किस फॉर्म में करेगा। उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसके केस में अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो कैसे होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करवानी है, उसके डॉक्यूमेंट में चेंजेस करवाने हैं, तो वो कैसे होंगे वो भी हमने यहाँ पे बताने हैं, तो ये भी आप लिखोगे। फिर आता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, सेक्शन 29 यहाँ पे लागू होता है, ठीक है।
इसके साथ ही एक पॉइंट और है, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिवोकेशन का मतलब पहले तो रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब उसको रोक लगा दी उस पर, ठीक है। तो सेक्शन 30 के वहां पे रूल यहाँ पे लागू होते हैं। तो देखो, इन केस वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड श्यू मोटू बेस का मतलब कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अपने बेस पर, ठीक है, किसी ना किसी कारण को ध्यान में रख के वो अपने बेस पर उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। द टैक्सेबल पर्सन अप्लाई विद इन 30 days ऑफ सर्विसेज ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर रिक्वेस्टिंग द ऑफिसर फॉर रिवोकिंग द कैंसिलेशन ऑर्डर्ड बाय हिम, ठीक है। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर जब किसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपने स्यू मोटू अपने बेस पर, ठीक है, अपने स्किल अपने इंटेलिजेंस के बेस पर उसको कैंसिल करना चाहता है, तो वो उस पर्सन को एक नोटिस भेजेगा कि भाई हम आपके इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहे हैं। तो वो नोटिस मिलने के 30 days के अंदर अंदर अगर टैक्सेबल पर्सन चाहे तो कैंसिलेशन के लिए एक एप्लीकेशन देगा उसको कि भाई आप अपना कैंसिलेशन का ऑर्डर जो है थोड़ी टाइम के लिए रोक दो। However, before applying, the person has to make good the defaults by filing all pending returns, making payment of all dues and so, ठीक है, for which the registration was cancelled by the officer। लेकिन इससे पहले जो डिफॉल्टर पर्सन है जिसने कि अभी तक कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है, जो पेंडिंग रिटर्न फाइल नहीं की हैं और अपने कोई ड्यूज अपने कोई पेनल्टीज उनका पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, इससे पहले वो इनको पूरा कर ले, ठीक है। जिन कारणों से रजिस्ट्रेशन को का कैंसिलेशन हो रहा था, इन कारणों को वो दूर कर दे। इफ सेटिस्फाइड द प्रॉपर ऑफिसर विल रिवोक द अर्लियर ऑर्डर्ड बाय हिम। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब कि एसएससी अपनी गलतियां सुधारता है और प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो उस कैंसिलेशन के ऑर्डर को रोक देगा। However, if the officer concludes to reject the request for revocation of cancellation, he will first observe the principle of natural justice by way of issuing notice to the person and hearing him on the issue। अगर प्रॉपर ऑफिसर अभी भी उसके एसएससी के दिए हुए जो उसकी सुनवाई है, उसके जो एविडेंस है, उनसे अगर वो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो अभी भी वो नेचुरल जस्टिस के बेस पर देखेगा, उसके सिद्धांतों पर देखेगा कि इसको जो इश्यू किया गया था नोटिस कैंसिलेशन का, ठीक है, ये कैसा है, इसकी रिव्यू की जाएगी, ठीक है, रिवाइज किया जाएगा और इसकी हियरिंग होगी, उसको सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन का एक 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको कराऊंगी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और ये हमारा शॉर्ट के लिए करेंगे। अभी तक जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको 10 नंबर दिलाएगा, इसलिए आपने इसका अच्छे से एक बहुत बड़ा नोट बनाना है पूरे 10 मार्क्स के लिए, ठीक है बेटा। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी।